नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिजनेस मॉडल ऑफ डेट म्यूचुअल फंड्स एंड इनहेरेंट रिस्क के बारे में। आइए समझते हैं कि किस तरह से म्यूचुअल फंड्स लॉन्च होते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनी न्यू फंड ऑफ़र लेकर आती है जिसमें स्कीम का नाम और बाकी डिटेल्स लिखे होते हैं। ये न्यू फंड ऑफ़र 4 तरह के हो सकते हैं, या तो ये डेट म्यूचुअल फंड से रिलेटेड होते हैं, या फिर सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं। क्योंकि हम इस वीडियो में डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे, इसलिए हम ये एज्यूम करते हैं कि म्यूचुअल फंड कंपनी एक डेट फंड ऑफ़र लेकर आई है या फिर उसे लॉन्च किया है। इस डेट म्यूचुअल फंड्स में 3 प्लेयर होते हैं। फर्स्ट, इन्वेस्टर्स जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। सेकंड, वो म्यूचुअल फंड स्कीम इटसेल्फ। और थर्ड, जहाँ पर वो म्यूचुअल फंड कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट करती है वो कॉर्पोरेट्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हो सकती हैं, बैंक्स हो सकते हैं, या फिर NBFC हो सकती हैं। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड स्कीम का जब न्यू फंड ऑफ़र आता है, और मोस्ट ऑफ दी डेट म्यूचुअल फंड स्कीम ओपन स्कीम होती हैं, इसका मतलब इन्वेस्टर्स उनमें जब मर्जी तब चाहे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के द्वारा, SIP के द्वारा, या फिर लमसम मनी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो फंड्स हैं वो मोबिलाइज्ड होते हैं और म्यूचुअल फंड के पास आते हैं। नेक्स्ट, म्यूचुअल फंड्स उन सभी पैसे को इकट्ठा करके उन फंड्स को मोबिलाइज्ड करती है और उनको कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट एजेंसीज़, बैंक्स और NBFC में इन्वेस्ट करती है। जब म्यूचुअल फंड कंपनी इन एजेंसीज़ में इन्वेस्ट करती है तो वो इन्वेस्ट करती है बॉन्ड्स की फॉर्म में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स की फॉर्म में, या कमर्शियल पेपर्स की फॉर्म में, और इसके अलावा अन्य तरीके भी होते हैं। तो म्यूचुअल फंड कंपनी ने फंड्स इन एजेंसीज़ को दिए और एजेंसीज़ की तरफ से उसको बॉन्ड मिल गए जो म्यूचुअल फंड कंपनीज़ ने अपने पास रख लिए। तो इस तरह से ये पूरी इन्वेस्टमेंट साइकिल काम करती है। अब हमें ये देखना है कि किस तरह से इन्वेस्टर्स का पैसा डेट फंड्स में ग्रो करता है। फर्स्ट, जिन भी बॉन्ड्स में म्यूचुअल फंड एजेंसी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वहाँ से जब उन्हें कोई इंटरेस्ट इनकम मिलती है तो वो एक इनकम होती है जिसके कारण NAV ग्रो करती है। सेकेंड, मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जिन भी बॉन्ड्स में, कमर्शियल डिपॉजिट्स में, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में, कमर्शियल पेपर्स में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट हो रखा है, जब वो फुली मैच्योर हो जाती हैं तो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास वापस पैसा आ जाता है और वो उन्हें री इन्वेस्ट कर सकती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हम बैंक में FD करते हैं, तो FD मैच्योर होने पर जैसे हमारे पास पैसा आ जाता है, उसी तरह से कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जब मैच्योर होता है तो डेट म्यूचुअल फंड कंपनी के पास वो पैसा वापस आ जाता है, जिसे वो दोबारा से री इन्वेस्टमेंट कर देती है। थर्ड, अगर वो इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को डेट मार्केट में सेल करती है और उससे अगर उसे कोई गेन होता है तो वो भी हमारी इनकम को ग्रो करता है। नेक्स्ट, अब हम समझते हैं इसके अंदर रिस्क किस प्रकार का होता है। फर्स्ट टाइप का रिस्क होता है जिसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क में फर्स्ट रिस्क होता है मार्केट रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क उस प्रकार के रिस्क होते हैं जिन पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता है, जिस पर म्यूचुअल फंड एजेंसी का कोई कंट्रोल नहीं होता है, ना ही इन्वेस्टर्स का कोई कंट्रोल होता है, और ना ही उन एजेंसीज़ का कंट्रोल होता है जो कि अपने बॉन्ड्स इशू कर रही हैं। मार्केट रिस्क जो होता है वो एक बहुत मेजर स्केल पे रिस्क होता है जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो इफ़ेक्ट हो जाते हैं। मार्केट रिस्क का एग्जांपल अगर हम देखें तो हम जो अभी कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है उसको हम मार्केट रिस्क से कंपेयर कर सकते हैं। सेकंड होता है लिक्विडिटी रिस्क। जो पूरा मार्केट है, डेट फंड्स का मार्केट है, वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे काम करता है। जब बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड सर्कमस्टांसेस होते हैं, समथिंग लाइक कोविड-19 सिचुएशन या फिर कोई मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस, तो जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनमें एक फियर का माहौल आ जाता है, जिसके कारण डिमांड और सप्लाई में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंसिंग हो जाती है और जिसके कारण लिक्विडिटी रिस्क पैदा होता है। लिक्विडिटी रिस्क मतलब कि अगर हम किसी अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को मार्केट में बेचने जाते हैं तो वो हमें उस राइट प्राइस पर नहीं मिलता है
और हमें उसके लिए बहुत कम पैसा देना पड़ता है, इसका मतलब नुकसान उठाना पड़ता है। सेकेंड तरह का रिस्क होता है जिसको हम कहते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क में फर्स्ट होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। आपने देखा होगा टाइम टू टाइम जब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी डिस्क्लोज करती है हर 2 महीने में एक बार, तो वो इंटरेस्ट रेट में या तो कुछ बदलाव करती है, या तो उन्हें इंक्रीज़ करती है या डिक्रीज़ करती है, या फिर उन्हें एज इट इज़ रहने देती है। उस सर्कमस्टांसेस में जो डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके जो एनएवी हैं उस पर इंटरेस्ट रेट का फ़र्क पड़ता है। सेकेंड है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क एक उस तरह का रिस्क होता है कि आपने जिन कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रखा है वो आपको पैसा नहीं दे पा रही हैं, वो आपको इंटरेस्ट नहीं दे पा रही हैं, वो आपको मैच्योरिटी पर अमाउंट नहीं दे पा रही हैं, यानी वो डिफ़ॉल्ट कर रही हैं, और जिसके कारण म्यूचुअल फंड के NAV डाउन हो सकते हैं। नेक्स्ट होता है डिफ़ॉल्ट रिस्क। डिफ़ॉल्ट रिस्क, अगर मान लीजिए कोई कंपनी है जो कि बहुत ज़्यादा लॉस में चली गई, या फिर उसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कुक कर रखा था और एकदम से वो सारी चीज़ें जब मार्केट में खुली और लोगों को पता चली तो उसके सारे जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड फंड्स थे वो सभी डिफ़ॉल्ट रेटिंग में आ गए, जिनकी रेटिंग बहुत ज़्यादा डाउन हो गई, और अब वो जो डेट फंड्स जिसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है म्यूचुअल फंड्स ने, उनकी वैल्यू बहुत कम हो गई, या फिर उनसे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल आने की उम्मीद बहुत कम हो गई, साथ ही साथ मार्केट में भी उनकी वैल्यू बहुत कम हो गई। नेक्स्ट, री इन्वेस्टमेंट रिस्क। री इन्वेस्टमेंट रिस्क एक उस तरह का रिस्क होता है कि मान लीजिए एक डेट म्यूचुअल फंड ने एक हायर इंटरेस्ट रेट पर अपना इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का बॉन्ड ले रखा है, जब वो मैच्योर हो गया उस समय इंटरेस्ट रेट्स डाउन हो गए, तो अब उसे री इन्वेस्ट करने के लिए एक लोअर रेट पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदना पड़ेगा, तो उस रिस्क को कहते हैं री इन्वेस्टमेंट रिस्क। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन रिस्क। कभी कभी क्या होता है, म्यूचुअल फंड कंपनियां एक पर्टिकुलर बॉन्ड में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर देती हैं, और अगर बाय चांस उस इंस्ट्रूमेंट में की रेटिंग डाउन हो जाए या उसमें कोई और परेशानी आ जाए, तो जो म्यूचुअल फंड की NAV है वो सडनली डाउन हो सकती है। तो आपको इन सभी रिस्क को समझाने का उद्देश्य ये था कि जो सिस्टमैटिक रिस्क हैं उसमें तो हमारा कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन अनसिस्टमैटिक रिस्क में हमारा कंट्रोल रहता है। इसलिए इन्वेस्टर्स को इन कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा अनसिस्टमैटिक रिस्क को वे कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि वो यह हर रिस्क उसमें कितना ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे रिडेम्पशन प्रोसीजर की। किस तरह से जब आप एक म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं और जब आप चाहते हैं कि अब मैं अपना पैसा रिडीम कर लूँ, या आपको किसी और काम के लिए अगर पैसे की ज़रूरत है तो आप उसे निकालना चाहते हैं, तो किस तरह का प्रोसीजर होता है। फर्स्ट, ओपन एंडेड फंड्स, सो लिक्विडिटी इज़ मेंटेन्ड। क्योंकि ये सभी डेट म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं ये ओपन एंडेड फंड्स होते हैं, यानी इनमें इन्वेस्टर्स लगातार अपना पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं, इसलिए इनमें लिक्विडिटी रहती है। इसका मतलब अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हम कभी भी अपने रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डालते हैं, तो क्योंकि फ़ंड्स में लगातार नया पैसा आ रहा है, कंपनी उन्हीं फंड्स में एडजस्ट करके हमको हमारा रिडेम्पशन दे देती है। सेकेंड, इंटरेस्ट इनकम। जो कंपनी को वेरियस बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के बाद जो उसको इंटरेस्ट इनकम मिलती है, उससे भी वो इन्वेस्टर्स को पेमेंट कर सकती है। नेक्स्ट, डेट इंस्ट्रूमेंट्स मैच्योरिटी अमाउंट। जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो जब मैच्योर हो जाते हैं, उनका जो मैच्योरिटी अमाउंट कंपनी को टाइम टू टाइम मिलता रहता है, उससे भी वो अपनी रिडेम्पशन रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकती है। फोर्थ, बाय सेलिंग डेट इंस्ट्रूमेंट्स इन डेट मार्केट। मान लीजिए कोई बहुत ही हाई रेटेड क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट है जिसका मार्केट में काफ़ी हाई प्राइस मिल रहा है, तो कंपनी कभी कभी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को मार्केट में सेल करके भी ज़्यादा मुनाफा निवेशकों के लिए कमाती है। अब हमें देखना है कि वाई फंड हाउस फेस लिक्विडिटी क्रंच। ऐसा क्या होता है कि फंड हाउसेस को लिक्विडिटी क्रंच फेस होने लगता है। फर्स्ट रीज़न, सिप ऑब्लिक लमसम मनी स्टॉप्स फ्लोइंग इन और स्लोज डाउन। जब मार्केट में कंड्यूसिव सर्कमस्टांसेस नहीं होते हैं, फॉर एग्जांपल कोविड-19 जैसी सिचुएशन होती है, तो इन्वेस्टर्स कई कारणों से अपना सिप स्टॉप कर देते हैं और लमसम मनी इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं, या फिर कई लोग अपनी सिप का अमाउंट रिड्यूस कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स ऐसा कई कारणों से कर सकते हैं। मान लीजिए उन्हें कहीं कोई ऑब्लिगेशन है जिसका उन्हें पैसा देना है, या फिर उनके जॉब के ऊपर कोई थ्रेट है और उन्हें लग रहा है कि जो फ्यूचर मनी फ्लोज उनके पास आ रहे हैं वो नहीं इतने कंसिस्टेंट हैं,
तो उन सब कारणों से इस तरह के सर्कमस्टांसेस पैदा हो सकते हैं। सेकेंड, म्यूचुअल फंड हाउस हैज़ इन्वेस्टेड इन लो रेटेड फंड्स विच नोबडी इज़ रेडी टू बाय। और जब कोविड-19 जैसी सिचुएशन होती है तो म्यूचुअल फंड्स हाउसेज जिन्होंने लो रेटेड फंड्स में इन्वेस्ट किया होता है और वो मार्केट में उनको बेचने जाते हैं तो उन्हें उन सिक्योरिटीज़ को बेचने के लिए बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस यानी उसके नॉर्मल प्राइस से बहुत कम प्राइस पे उसको बेचना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें अच्छा खासा नुकसान होता है और जिसका असर NAV पर दिखाई देता है। थर्ड, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डेट मेच्योरिटी इज़ नॉट सफिशिएंट टू मीट द इन्वेस्टर्स डिमांड। अगर इन्वेस्टर्स ने हैवी रिडम्पशन रिक्वेस्ट डाल दी हैं तो जो इंटरेस्ट इनकम है और जो मैच्योरिटी अमाउंट म्यूचुअल फंड को मिल रहा है वो इन्वेस्टर्स की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा है। तो ये तीनों कारण जब आपस में मिल जाते हैं तब एक फंड हाउस बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी क्रंच फेस करने लगता है, यानी कि उसके पास न्यू मनी नहीं आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ सिप और लमसम, या फिर आ भी रहा है तो उसका अमाउंट बहुत रिड्यूस हो रहा है। जो सिक्योरिटी में जिसने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है उसको मार्केट में बहुत कम प्राइस मिल रहा है और रिडम्पशन रिक्वेस्ट इतने ज़्यादा हो गए हैं कि जो उसका इनकम फ्लो है, इंटरेस्ट इनकम और मैच्योरिटी इनकम, वो उसके रिडम्पशंस को पूरा कर पाने में असमर्थ है। अब हम बात करेंगे जब ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं तो गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडी क्या रोल अदा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स को सुधारने के लिए गवर्नमेंट जो है वो म्यूचुअल फंड्स को एडिशनल लिक्विडिटी प्रदान करती हैं, यानी वो गवर्नमेंट जो है वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स को ऐसी फैसिलिटी देती हैं कि वो एडिशनल लोन ले सकते हैं अपने रिडम्पशन प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए। सेकंड, वो टीवी पर कई ऐसे प्रोग्राम चलाते हैं, रेडियो पर या फिर न्यूज़पेपर में कई ऐसे एड्स आते हैं या फिर ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स आते हैं जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में हेल्प करते हैं। इन्वेस्टर्स बी अवेयर। अब इन्वेस्टर्स को किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट, एंश्योर क्वालिटी। जब भी आप, चाहे कैसी भी सर्कमस्टांसेस हो, चाहे अच्छे सर्कमस्टांसेस हों या बुरे सर्कमस्टांसेस हों, जब भी आप डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें तो हमेशा ये देखें कि वो स्कीम जो है उसका इन्वेस्टमेंट एक हाई रेटेड बॉन्ड्स में होना चाहिए। नाउ हाई रेटेड बॉन्ड्स को आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो बॉन्ड्स का जो रेटिंग है वो AAA होना चाहिए, A1+ होना चाहिए, या फिर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टेड होने चाहिए। सेकेंड, चेक द पोर्टफोलियो ऑफ डेट म्यूचुअल फंड्स। कभी भी आप डेट म्यूचुअल फंड्स स्कीम में उनके रिटर्न्स देखकर इन्वेस्ट ना करें, हमेशा उसकी थोड़ी सी तहकीकात करें, इन्वेस्टिगेट करें और पोर्टफोलियो लेवल तक जाएं और देखें उन्होंने किन किन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रखा है। थर्ड, देयर आर 16 टाइप ऑफ डेट म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्ट विच इज़ बेस्ट फॉर यू। टोटल डेट म्यूचुअल फंड कैटेगरी में 16 टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं। आपके पास चॉइस है कि आप उस 16 टाइप्स में से किन्हीं भी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब आपके पास ये चॉइस है कि आप 16 में से किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स का चुनाव करें जो कि हाई रेटेड क्वालिटी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रही हों और आपका टाइम होराइज़न उनसे मैच कर रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको ज़्यादा लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम का चुनाव करें जो लॉन्गर टाइम फ्रेम को कैटर करती हैं, और अगर आपको 1 साल 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम का चुनाव करें जो लोअर टाइम फ्रेम को कैटर करती हैं। नेक्स्ट, फोर्थ, अंडरस्टैंड द रिस्क फैक्टर्स। जो मैंने आपको रिस्क फैक्टर्स पीछे समझाए हैं उनको अप्लाई करके देखिए कि वो रिस्क फैक्टर्स आपके म्यूचुअल फंड स्कीम में कितना रोल प्ले करते हैं। इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।